बढ़ाओ, भागो भागो भागो। अंतिम पड़ाव, भ्रम भ्रम। हे भगवान, भालू! भयभीत होकर भाग गया, मूर्ख लुटेरा। किसी ने देखा तो नहीं? तुलभद्र का है। तुल सुनो भाई, युवा हो, हृष्ट पुष्ट प्रतीत होते हो, चतुर भी रखते हो, तो फिर ये चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता नहीं, मित्रता है। मेरा मित्र ही कुछ ऐसा है, वो जो ठान लेता है तो ठान लेता है, और वो जो ठान लेता है हम मान लेते हैं। मैं स्तूल को लेने जा रहा हूँ, किंतु कैसे? चंद्र वहां अवश्य पकड़ा गया होगा, और अब वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जो चंद्र सबको अंधकार में मार्ग दिखाता है, उसके लिए मार्ग ढूंढना कठिन नहीं। मार्ग मिला तो ठीक, नहीं तो मैं स्वयं ही मार्ग बना लूंगा। बड़े निश्चिंत प्रतीत होते हो। क्या ये विचार मस्तिष्क में आया है कि शेष जीवन मगध के कारागार में व्यतीत करना पड़ सकता है? मेरी चिंता छोड़िए, अपनी सोचिए भद्र। बुढ़ापे में बंदी गृह बड़ा कठिन होगा आपके लिए। मुझे तो मेरा मित्र बचा ही लेगा। कहा था ना, मेरा मित्र आएगा। कौन है? चंद्रगुप्त। पकड़ो उसे। सज्ज हो जाइए भद्र, हम शीघ्र ही मुक्त होने वाले हैं। हम? हाँ, हम।
तुम्हारा कोई मित्र है? नहीं। तो फिर अपनी सहायता स्वयं करो। चलो। तुम्हारे सम्राट का जन्म दिवस तुम्हारे लिए केवल दुर्भाग्य लाया है अमात्य राक्षस। ना तुम्हारे हाथ में लगा, ना ही एक चोर। 200 थे तुम, और वो केवल 2 जो तुम सबको चकमा दे गए। एक ब्राह्मण और एक बालक। लज्जा नहीं आई तुम्हें? जो बालक उन्हें बचाने आया था वो बिजली की भांति बहुत तीव्र था। वो तूफान की भांति आया और हम कुछ समझते उससे पहले उन्हें उड़ाकर ले गया। सम्राट का क्रोध तुम सबके प्राण हर लेता। यदि वो भेंट समय पे नहीं मिलती, मगध के दीवारों में चुनवा दिया जाता तुम सबको। मगध से बाहर जाने के सारे द्वार बंद करा दो, कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना पाए। वे दोनों मुझे किसी भी स्थिति में चाहिए। दो। ये अवश्य उस चाणक्य की कुटिल बुद्धि की उपज है। परंतु वो बालक कौन था जिसने अपने जीवन पर खेलने का निर्णय लिया? मगध के वासियों, आज मेरे अर्थात मगध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह महत्वपूर्ण आयोजन रचा गया है। और इस आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं एक अति विशिष्ट अतिथि। वो जो मगध की मित्रता और संधि के पात्र है। उस अलेक्जेंडर का सेनापति जिसने सारा संसार जीता पर मगध का सामना करने का साहस नहीं किया। मुझे प्रसन्नता है कि जिसके सामने सारा संसार झुकता है उसने अपनी मित्रता का हाथ मगध की ओर बढ़ाया है। जो अपनी शक्ति से भी परिचित है और मगध के बल का अभिवादन भी करता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कीजिए मगध के मित्र और यवन सेनापति सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। मेरे जन्मोत्सव पर विशिष्ट अतिथि बनकर आप पधारे, मैं गद हो गया। अब मैं आपको सम्मान दूंगा कि आप वो मूर्ति अनावृत होते हुए देखें जो मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं ने मुझे भेंट की है। 100 हाथ ऊंची, 20 हाथ चौड़ी, स्वर्ण से बनी है सम्राट की प्रतिमा, जो 7 भागों से मिलकर बनी है। सम्राट के 7 भाइयों की ओर से उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक। बहुत खूब। इतना बड़ा सोने का मुजस्समा मगध के शाह के रुतबे और रसूख को बखूबी बयां करेगा। निस्संदेह वो मेरे शत्रुओं को हमारी सीमा से दूर रखेगा और
और मेरे मित्रों को अपने सीमा में रहने की सीख देगा। बेशक शाह, सियासत में जब तक मकसद एक हो, हाथ एक होते हैं। मकसद अलग तो दोस्त अलग। मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो, ताकि इस्तकबाल में उठी शमशीर चीरने को ना झुके। यही गुण तो मुझे भाता है आपका सेल्यूकस। शब्द तलवार की भांति तेज धार और सोच घुड़सवार की भांति घुमावदार। उत्तम। चलिए उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आइए। वो बालक कौन था? मगध की माटी से उठा हुआ, पवन से वेगवान, क्रोधित समुद्र जैसा रौद्र, रेत के बवंडर जैसा शक्तिशाली, संकटों से खेलने में निपुण, सिंह के समान अपने झुंड का नेतृत्व करने में कुशल, अपने साथियों के लिए अपने प्राण देने को तत्पर, और बिना स्वार्थ एवं कारण के मुझ जैसे अपरिचित के प्राण बचाने वाला उदार। उसमें वो प्रत्येक गुण है शतकार जो मैं भारत के भविष्य में देखता हूं। वही होगा अखंड भारत का सम्राट। नाम क्या था उस बालक का? पारखी पत्थर में छिपे रत्न की केवल चमक पहचानता है, क्योंकि तराशे जाने के पश्चात रत्न अपना नाम स्वयं बना लेता है, और उसे तराशने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। क्षमा करें आचार्य, किंतु एक स्त्री का आभूषण अपने गले में धारण करने वाला बालक भावी सम्राट कैसे बन सकता है? ये आभूषण अवश्य ही उसकी मां का होगा, और एक सच्चा शूरवीर ही अपनी भावनाओं को इस प्रकार अपने सीने पर धारण करने का साहस रखता है। भैरव, कल्पना करो भैरव, जो अपनी माता से इतना प्रेम करता है, वो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करेगा। अब जो मूर्ख मगध के सामने शीश उठाने का दुस्साहस करते हैं, उनकी पगड़ी भी गिर जाएगी जब वो देखेंगे कि मगध सम्राट का प्रतिरूप कितना भव्य है, कितना विशाल है। जितना तेजस्वी उतना वैभवशाली होता है। नख से लेकर शीश तक। ये सम्राट धनानंद का वो अभिरूप होगा जो ना कभी संसार भूलेगा और ना कभी इतिहास। सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की।
मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है। नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित, परंतु सर गधे का। उस मूर्ख का जिसे वैशाख माह में सूखे हुए घास को देखकर ये लगता है कि सारी घास उसी ने खा ली और अब वो सबसे बलशाली है। उचित ही कहा, सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में। अरे जेश! क्या उत्तम संरचना है ये, क्या उत्तम संरचना है, अद्भुत, अत्यंत मनोरंजक। यहाँ पर हर कोई ये जानता है कि मुझे उपहास कितना प्रिय है। और मेरे ज्येष्ठों से अधिक ये कौन जान सकता है कि मेरे मुख पर प्रसन्नता किस प्रकार लाई जाए। ज्येष्ठ, उत्तम प्रतिमा है ये, उत्तम प्रतिमा। जो धनानंद की नाक के नीचे से उसका धन ले गया, मुझे वो चाहिए। इस घटना चक्र के पीछे कुछ युवक हैं, परंतु उनका मुख किसी ने देखा नहीं। परंतु मैं शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें बंदी बना लूंगा। महामात्य, आप गणित के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ना? तो आज मुझे आपकी तनिक सहायता चाहिए ये जानने में कि मगध में लगभग कितने युवक हैं। 2 लाख। ये रहे मगध के युवक। अब इनमें से लगभग लड़के कितने होंगे? 1,10,000 महामहिम। अब यदि अनुमान लगाया जाए तो इनमें से 15 से 16 वर्ष की आयु के कितने होंगे? लगभग 25,000 महामहिम। ये रहे 25,000 मगध के 15 से 16 वर्ष की आयु के युवक। क्यों ना मगध के महल के द्वार को खोलकर केवल इन सभी को भीतर ले आया जाए और इनकी हत्या कर दी जाए। परंतु महामहिम, एक के अपराध का दंड सहस्त्रों को। जिसने मगध के सम्राट का स्वर्ण शीश चुराया है वो इन्हीं में से एक किशोर है महामात्य। से पहले उसका दुस्साहस मगध के और युवाओं का साहस बने। नष्ट कर दीजिए उन शरीरों को जिनमें भविष्य में मगध के विरुद्ध विद्रोह भर सकता है। आज सेल्यूकस के समक्ष मेरा अपमान हुआ है। यदि प्रतिकार ना लिया गया तो कल कोई भी विद्रोह कर सकता है। उन सभी को महल में प्रस्तुत किया जाए। मैं उन्हें और उनके दुस्साहस को उनके तन और मन से निकालकर बाहर कर दूंगा। 10 कौड़े 1 रोटी के लिए। इसे नहीं, मुझे। यदि राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। राष्ट्र खेल में मिलेगा एक राष्ट्र का हल।